नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस नए वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएफ एक्ट के बारे में। जो पीएफ एक्ट कब लागू हुआ था, कैसे वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं या एक सीए या अकाउंटेंट है या कोई भी एम्प्लॉई है जो पीएफ में कवर्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे जितने भी आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। पीएफ एक्ट के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, जो भी डाउट है हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसमें हमारे जो भी पॉइंट रहेंगे, जो भी लेटेस्ट पॉइंट है, वो हम सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टेड टॉपिक के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि पूरी मेहनत से बनाया हुआ। आप वीडियो पूरा नहीं देखते, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक पॉइंट के लिए इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आज दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम जो हम इस वीडियो में पॉइंट कवर करने वाले हैं, पहला हमारा पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन, पीएफ एक्ट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। फिर सेकंड पॉइंट रहेगा व्हाट इज़ पीएफ एक्ट। फिर थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा एप्लीकेबिलिटी। फिर फोर्थ पॉइंट रहेगा बेनिफिट। ये चार इस वीडियो में हम बेनिफिट जो भी पॉइंट है हमारे कवर करने वाले हैं। बाकी के जो पॉइंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और लास्ट में बताऊँगा कि वो पॉइंट कौन से हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट मिसलेशन प्रोविजन एक्ट 1952 में एक्ट आया गया था। क्योंकि इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले सिर्फ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थे उनको ही एक फंड या सोशल सिक्योरिटी दी जाती थी, प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ नहीं। तो इन्होंने 1951 में इसकी स्थापना लाई, फिर इसको 1952 में इसको कानून के तौर पे बनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी ये 4 मार्च 1952। तो इसका मेन उद्देश्य यह था कि जो कम मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की बचत करने की क्षमताएं बहुत कम होती है, और जो रिटायरमेंट होने या उनके जॉब छोड़ने या छंटनी किए जाने के कारण उनको पर्याप्त सेविंग नहीं हो पाती है। तो इसी वजह को देखते हुए उन्होंने बुढ़ापा या शारीरिक रूप से दुखदायी होता है, परंतु मजदूर के लिए और भी ज़्यादा होता है। इसीलिए इन्हीं बातों को देखते हुए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ चालू की है। इसकी स्थापना नवंबर 15 1951 में की गई थी, लेकिन इसकी संबंधित कानून 4 मार्च 1952 में आया था, जो अभी पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। और कर्मचारी भविष्य निधि योजना की स्थापना कंपनी या कारखानों में कार्यरत कर्मचारी की हितों रक्षा के लिए की गई है। तो ये जो भी सोशल सिक्योरिटी आएगी ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आएगी, जो 4 मार्च 1952 से पूरे इंडिया में गए। पहले ये 2019 से फिर जो 317 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में भी पीएफ एप्लीकेबल हो गया, जो पहले नहीं था। तो ये सिर्फ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, जिससे एम्प्लॉय अपना एक सेविंग कर सके भविष्य में, जब वो रिटायरमेंट हो, जो भी अगर किसी भी कारण हो तो वो अपने जो भी प्रॉब्लम हो पैसों की, तो इस वजह से आपको उसको बेनिफिट मिल जाए। द एक्ट एंड स्कीम फ्रेम्ड द अंडर आर एडमिनिस्ट्रेटेड a tripartite board known as that Central Board of Trustee Employees Provident Fund consists of representative of government both control state employers and इसको एडमिनिस्ट्रेट बाई 3 पार्टी करती हैं, सेंट्रल बोर्ड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। फिर जो इसका कंट्रोल बाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द पीएफ एक्ट। अब पीएफ एक्ट तो पता चल गया कि ये सिर्फ एक फंड है जो भविष्य में हमारे लिए सेविंग के तौर पे हमारे रखता है। तो इसमें कौन से बेनिफिट है, कौन से 3 जो स्कीम है जो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेशन प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पता है ईपीएफ, जो मिसलेशन है उसमें भी कि 2 और अलग से सुविधाएँ दी गई। जो हमारा पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 ईपीएफ, सबसे पहले ये आएगा था। फिर बाद में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 ईपीएस, फिर आया था ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1966 ईडीएलआई। जो ईपीएफ है उसका बेनिफिट होता है कि आपके भविष्य में जब भी आप रिटायरमेंट हो या नौकरी छूट जाए तो आपके पास एक सेविंग हो, जिससे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए पैसों की तो आपको ये एक फंड हो जिससे आपको आगे लिए कुछ दिनों के लिए गुजारा हो सके। फिर ईपीएस है कि आप जब भी अपना रिटायरमेंट हो जब सर्विस से, तो अगर किसी डेथ हो तो आपको फैमिली को पेंशन मिले और आपको भी पेंशन मिले, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोविडेंट फंड फैमिलीज विथ इनकम सिक्योरिटी आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर। जब ईडीएलआई जो का बेनिफिट है, अगर आपके इनकेस अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, जिससे फैमिली को उनके बच्चे उनके लिए एक सहायता प्रकार जो अमाउंट दिया जाता है, जो उनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, उनको कुछ सहारा की तरफ से एक राशि प्रदान की जाती है ईडीएलआई की तरफ से। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं है, तो इस पर पूरे पॉइंट हम कवर करने वाला। फर्स्ट रहेगा कि फॉर एवरी एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट
टी फैक्ट्री इन आसाम हैविंग 20 और मोर एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर। कि आसाम में सिर्फ चाय फैक्ट्रियों को छोड़ के और पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। इसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं आपके कंपनी में पीएफ अप्लीकेबल हो जाएगा, ये मैंडेटरी है। और कुछ केस में जब जम्मू कश्मीर में पीएफ सिर्फ 10 एम्प्लॉय पर, अगर आपके जम्मू कश्मीर में आपकी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कंपनी है, आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉय होते हैं, आपके पास पीएफ कंपल्सरी कर दिया गया। और जो सिनेमा थिएटर है उनमें 5 या 5 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते ही पीएफ आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिए क्योंकि अलग अलग केस में दिया गया। सिनेमा थिएटर में 5 एम्प्लॉय या 5 से ज़्यादा एम्प्लॉय पे आपको पीएफ कोड कंपल्सरी है, और जम्मू कश्मीर में 10 या 10 से ज़्यादा होने पे कंपल्सरी। और सिर्फ टी फैक्ट्री इन आसाम, तो आसाम में जो चाय की फैक्ट्री को छोड़कर और बाकी सभी जो वेस्टर्न फैक्ट्री, सोप फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं, सबके 20 या 20 से ज़्यादा होते हैं आपके एम्प्लॉय पे पीएफ अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपके गैर कानूनी भी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपके पास 20 एम्प्लॉय नहीं हुए तो आप इसका वॉलंटरी पीएफ कोड भी ले सकते हो, जिससे आप कोई एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहते हो कि भाई मेरी कंपनी में 20 नहीं हुए तो मैं आपको पीएफ कोड लेना चाहता हूँ एम्प्लॉय की सेविंग के लिए, तो आप एक वॉलंटरी पीएफ कोड भी फैसिलिटी दी गई पीएफ की तरफ से, वो भी आप ले सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास अगर जम्मू कश्मीर में तो 10 से ज़्यादा, सिनेमा थिएटर में 5 से 5 ज़्यादा, और जो भी अदर एस्टेब्लिशमेंट है उसके 20 या 20 से ज़्यादा हुए, आपका पीएफ कंपल्सरी कोड लेना कंपल्सरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा बेनिफिट ऑफ ईपीएफ। अब जितने भी ईपीएफ, ईपीएस और ईटीएल के तीनों के बेनिफिट डिस्कस करेंगे कि ईपीएफ में क्या बेनिफिट मिलते हैं और ईपीएस में क्या बेनिफिट मिलते हैं और ईटीएल में क्या बेनिफिट। तो ईपीएफ में बेनिफिट है पहला हमारा टैक्स फ्री सेविंग रहती है इसमें। ईपीएफ स्कीम प्रोवाइडिंग सर्टेन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट एट ए स्पेसिफाइड रेट विच इज प्राइड डिसाइड बाई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रेट 8+। जो भी है इसमें आपके जो भी सेविंग होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है, उसके साथ आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपका सेविंग, उसमें आपका कोई भी टैक्स फ्री नहीं होता। सेक्शन 80C इनकम टैक्स रिटर्न इफ़ विड्रॉल आफ्टर 5 ईयर, जब आप 5 साल के बाद अपना रिटर्न विड्रॉल, अपना 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद जब अपना विड्रॉल करते हो तो आपके पे वो इनकम मतलब टीडीएस नहीं कटेगा। उससे अगर इसमें यह भी कि आपको 50,000 से अमाउंट कम है तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट जो बेनिफिट है पोस्ट रिटायरमेंट या डेथ बेनिफिट है। अगर आपके पास रिटायरमेंट होते हो या डेथ होती है तो आप अपना फुल जो पीएफ विड्रॉल है, ईपीएफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला पार्ट आप 2 मंथ में अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि रेजिग्नेशन या क्वाइटिंग। आप किसी वजह से आपकी जॉब चली जाए, द एम्प्लॉय पोस्ट रिजाइन फ्री टू विड्रॉल हिज 75% ऑफ द पीएफ फंड आफ्टर 1 month ऑफ द डेट ऑफ हैविंग क्विट द जॉब एंड रिमेनिंग 25% आफ्टर 2 month ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी किसी कारणवश जैसे आपकी जॉब चली गई या रेजिग्नेशन आपने डाल दिया तो आप 1 महीने होते आप 75% निकाल सकते हो, बाकी 2 महीने आप पूरा अपना फुल एंड फाइनल ईपीएफ और ईपीएस दोनों पैसा निकाल सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कि पार्टियल विड्रॉल्स, जैसे आप एडवांस में आपको पैसे के बीच में जरूरत पड़ गई तो आप इसमें भी फैसिलिटी है कि लोन टाइप में जो अपना पैसा है वो अपन जरूरत पड़ने पे आप हाउस कंस्ट्रक्शन में, हाई एजुकेशन, मैरिज, इलनेस या जो भी इक्विपमेंट हैं जो इमरजेंसी के तौर पे आप अपना एक जो फंड है वो निकाल सकते हो। इसके लिए भी पीएफ में ये फैसिलिटी दी गई, आप अपना निकाल सकते हो। नेक्स्ट रह के हमारा बेनिफिट ऑफ ईपीएस। ईपीएस में बेनिफिट है कि सुपरनेशन एंड रिटायरमेंट के, इसमें कि इंटाइटलमेंट टू पेंशन आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 50 years। आपको पेंशन में, जैसे पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूशन 10 ईयर आपको सर्विस पीएफ में मतलब रेगुलर 10 years सर्विस होनी चाहिए। 10 years होने के बाद में आपको जब 58 हो जाओगे तो आपको पेंशन अप्लीकेबल हो जाओगे। इसके लिए आपके लिए मिनिमम पेंशन होती है वो 1000 रुपये रहेगी, और बाकी जो कैलकुलेशन होती है आपकी सर्विस या जो बेसिक और डीए के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन पीएफ की होती है। नेक्स्ट है कि मंथली बेनिफिट ऑफ सुपरनेशन और रिटायरमेंट, आपको मंथली पेंशन का बेनिफिट मिलेगा 58 रिटायरमेंट होने के बाद में। फिर नेक्स्ट है डिसेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय किसी कारण अगर कंपनी में काम कर रहा है और उसको परमानेंट डिसेबल्ड हो गया तो पीएफ की तरफ से उसको पेंशन, ईपीएस की तरफ से उसको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी मंथली। फिर 7th है डेथ। अगर किसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय द पेंशन इज गिवन टू द एम्प्लॉयज नॉमिनी, विडो, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स। अगर इन केस अगर एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसके एम्प्लॉय को, मतलब उसके एम्प्लॉय की नॉमिनी को या उसने जो भी नॉमिनी बनाए हैं उसके विडो को, चिल्ड्रन को या डिपेंडेंट पेरेंट्स को ये पेंशन प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट ऑफ ईडीआई। अब ईडीआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के अंदर कौन से बेनिफिट आते हैं, इसके द बेनिफिट प्रोवाइड इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय हु वाज मेंबर ऑफ द स्कीम एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर किसी कारणवश एम्प्लॉय की सर्विस के अंदर डेथ हो जाती है तो वो जो इस
बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। जैसे इस इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय इडलाई इसका अमाउंट गिवन द एम्प्लॉय नॉमिनी बिल विडो चिल्ड्रन और डिपेंडेंट। ये भी इडलाई अमाउंट अगर उसके जो एम्प्लॉय डेथ हुई है उसके नॉमिनी को या विडो चिल्ड्रन को डिपेंडेंट ज़्यादा, उसका मिनिमम जो अमाउंट मिलता है जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 6 लाख रुपए, 6 लाख तक का आपको इंश्योरेंस की तरफ से आपको पैसा मिल सकता है। तो ये आपके बेनिफिट है जो मैंने बताए आज के 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट था कि एक्सेसिबल ऑल ओवर। अब सबसे बड़ा एक्सेसिबल ये है कि विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN एम्प्लॉयज कैन इजिली गेट एक्सेस टू देयर PF अकाउंट via the EPF member portal. They can transfer their account whenever they make shift in the current job. सबसे बड़ा यह कि PF में है कि आपको UN नंबर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, इसमें आपको सभी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने UN से अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी से जाते हो तो आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के बाद आपकी सर्विस ट्रांसफर हो सकती है, आप ऑनलाइन अपना विड्रॉल कर सकते हो, फाइनेंस सेटलमेंट कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल से करते हो। तो सबसे अच्छा ये बेनिफिट है कि आप अपने मोबाइल से सब कुछ कर सकते हो। तो ये अच्छे इसके बेनिफिट हैं जो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करें तो आपको PF में कवर होना जरूरी है और पेंशन में, जिससे आपको आगे जाके आपको सेविंग रहे और बेनिफिट मिले, जो अभी हमारे कोविड-19 में PF का बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आज के हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और जो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पॉइंट कवर करने वाला था, बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन रेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, फिर डिडक्शन के बारे में, फिर हम इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन से होते हैं PF के, फिर नेक्स्ट है रिटर्न्स और 9th पॉइंट रहेगा पेनल्टीज। तो ये 9 पॉइंट जो आगे वाले जो हमारे 5 है वो आगे वाले वीडियो में पॉइंट करूँगा। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।